नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं, बहरहाल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ यूपी के लौंडे के नाम से फेमस एक शख्सियत है जिनका नाम है सतेंद्र नवाब। सीधा इन्हीं से बात करेंगे और ज़्यादा इनके बारे में मैं आपको परिचय नहीं बताऊंगी क्योंकि इन्हीं से खुद ही जानेंगे कि तमाम अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं। राजनीति के मुद्दों पर भी इनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, थिएटर से जुड़े तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शुरू करेंगे आपके परिचय से। हाँ। आखिर ये यूपी का लौंडा है कौन? लोग जानना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सतेंद्र नवाब को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यूपी के लौंडे की अगर बात की जाए, हाँ। तमाम आपके दर्शक, आपके चाहने वाले लोग हैं। कौन है यूपी का लौंडा? यूपी का लौंडा दरअसल मेरा नाम वैसे सतेंद्र नवाब है, सतेंद्र सिंह है वैसे नाम। सतेंद्र नवाब कॉलेज का, ऐसे जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ से लोगों ने दिया प्यार से, ऐसे ही सतेंद्र नवाब बोलते थे। और जब मैं एक्टिंग फील्ड में आया तो शुरुआत में मैं सीख ही रहा था, तो एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था यूपी के लौंडे का इंटरव्यू। तो उसमें एक लड़का है, वो पान खा के आता है और अजीब तरह से बोलता है, तो वो अंदाज़ जो है बहुत पसंद आया था लोगों को। यूपी का वीडियो था, उसमें लखनऊ की बात थी और लखनऊ में ही शूट हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, सराहा, बहुत वायरल हुआ, चर्चा में रहा। तो उसके बाद से वो, उसका नाम क्योंकि यूपी का लौंडा का इंटरव्यू था तो उससे यूपी का लौंडा हो गया। तो ऐसे वो फेमस हो गया। वैसे तो नाम तो घर का नाम मेरा मोहित है, सतेंद्र सिंह भी है, सतेंद्र नवाब भी है, और लोग यूपी का लौंडा भी बोलते हैं, कुछ लोग नवाब भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है, तो जिसको जो पसंद आ जाए। नवाबों के शहर में नवाब नाम मिलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि हाँ, मैं वैसे गाज़ियाबाद से हूँ, जो मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ हुई है। और लखनऊ में मुझे लखनऊ की लैंग्वेज अच्छी लगती है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की तहज़ीब वो अच्छी लगती थी हमेशा से। तो वो अट्रैक्शन था कि लखनऊ चलना में, तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं लखनऊ आ गया था कि वो जो यहाँ की तहज़ीब है वो मैं सीख सकूँ, वो लहजा अपने बात करने में ला सकूँ। तो हमेशा से एक अट्रैक्शन था लखनऊ को लेके, तो मुझे लगा वहाँ चलते हैं और नवाबों का शहर नवाब बनते हैं। तो एक ख्वाहिश थी और सपना भी था। फाइनली आप नवाब बन गए हैं। लोगों के दिलों पर राज कर रहा है यूपी का लौंडा। लोग बोलते हैं, हाँ अच्छा लगता है, कई कई नामों से बोलते हैं, नवाब भी बोलते हैं, नवाबों के शहर में नवाब बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थिएटर से शुरू करेंगे। हाँ। थिएटर से जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आपकी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। हाँ। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बचपन से हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, सोचता है कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो यूपी के लौंडे ने क्या सोचा था, क्या बनना है आगे चलकर? असल में जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये सपना देखना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है कि मुझे अभिनेता बनना है या कला के क्षेत्र में काम करना है कुछ, क्योंकि इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, ये नहीं करेंगे, सबसे पहले तो ये। तो जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई ख़त्म हो रही थी, फिर ये समझ में आया कि अब करना क्या है। तो बहुत सारे, इससे पहले मैं आर्मी में जाना चाहता था, पुलिस में जाना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब भी करने का सपना था कभी, और उसके बाद फिर न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ। फिर जब स्कूलिंग ख़त्म हुई तो लखनऊ में पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर आया, कॉलेज की पढ़ाई के लिए। मैंने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। ये कृष्णा नगर लखनऊ में ही है, कृष्णा नगर में, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, वहाँ से मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई। उसके बाद जब कॉलेज धीरे धीरे ख़त्म होने पे आया तो अब थोड़ा ये था कि करियर पे भी ध्यान दिया जाए, सीरियस होना पड़ेगा। तब मुझे लगा कि अभी मैं घर से दूर भी हूँ, तो एक त्याग तो हो चुका है। मैं अकेला यहाँ पर पढ़ रहा था, घर बार छोड़ के रूम पे रहता था। तो मैंने घर में थोड़ा बाद में बताया, पहले इस एक जगह इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहाँ पर एक्टिंग सिखाते हैं, मुझे किसी तरह पता चला तो मैं वहाँ सीखने चला गया। तो पहले ही महीने में थोड़ा बहुत जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लिखा विखा, वो जो इंटरव्यू वाला वीडियो है, तो वो आइडिया वहीं से आया था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे सीखा वो पनपा, वो मैंने इंटरव्यू लिखा। जो वहाँ के डायरेक्टर थे, वहाँ में कैमरा एक्टिंग सिखाते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो ये ठीक है, ये स्क्रैच तुमने किया है, हम इस पर काम करते हैं। वो बना, फिर वो वायरल हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी चर्चा में आ गया, लोग जानने लगे, पहचानने लगे, ये सब तो ठीक था। लेकिन ये था कि मैं अभी तक सीखा कुछ नहीं था। तो फिर मुझे पता चला कि सीखने, अगर मैं एक्टिंग फील्ड में ऐसे ही चला जाऊंगा कुछ बिना सीखे, तो मैं ज़्यादा देर टिकूंगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे पहले सीखना चाहिए अच्छे से। तो वो एक तरफ चल रहा था वीडियो, और वहाँ का इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई हुई 6 महीने का कोर्स था।
उसके बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया कि कई सारे डायरेक्टर्स के अंडर में वर्कशॉप्स होती हैं छोटी छोटी, प्रोडक्शन भी होता है, तो उसमें मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी, लीड रोल्स किए, छोटे मोटे रोल्स भी किए। तो थिएटर से फिर वो एक्सपीरियंस मिला, मैंने अभिनय की बारीकियां वहाँ से सीखी। जैसे कि लखनऊ में ही मैंने थिएटर किया, संगीत नाटक अकेडमी, भारतेंदु नाटक अकेडमी की स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया, और एक और स्टेज है और भी एक दो कॉलेज में भी परफॉर्म किया मैंने, मौका मिला। तो ऐसे मेरा एक्टिंग का फील्ड का चालू हुआ, और फिर मैंने अपना चैनल बनाया, उस पर भी काम करता हूँ, कुछ टीवी सीरियल्स, कुछ वेब सीरीज़, इनमें भी मैंने काम किया। और फिर प्रोडक्शन का पूरा मैंने काम भी सीखा कि कैमरे पे कैसे वर्क करते हैं, आर्ट का काम क्या होता है, सेटिंग का काम क्या हो, कि कला तो ठीक है आप अभिनय भी करते हैं, लेकिन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो और कहाँ कमाने खाने का कैसे तो ये कहा जा सकता है कि अब मल्टी टैलेंटेड है। अब आप कह लीजिए, बस मेरा तो यह है कि सीखते रहो और करते रहो, तो ऐसे है। जर्नी तो आपने बता दी। अब पहले तो वो एक अंदाज जो लखनऊ वाला है, आपके इंटरव्यूज देखे हमने, पार्ट 1 पार्ट 2 आपका इंटरव्यू आया था हाँ, यूपी का हाँ। लौंडा, और उस इंटरव्यू में आप लखनऊ की जो नवाबियत है, लखनऊ की जो दबंगई तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि लखनऊ में बहुत एक मिठास है, लखनऊ हाँ, के हाँ, लोगों हाँ। में एक बहुत तहजीब का शहर कहा जाता है लखनऊ। और इस तहजीब के शहर लखनऊ में अगर लखनऊ की बात कर ली जाए, तमाम सारी चीज़ें, अच्छी बुरी हर चीज़ें देखने को मिलती हैं। लखनऊ कैसा लगता है? एक्सपीरियंस लखनऊ का क्या है? क्योंकि गाजियाबाद से रहने वाले हैं और लखनऊ आप प्रॉपर हाँ, आपका हाँ। रहना होता है। हाँ, हाँ। स्टडीज आपकी, कॉलेजिंग आपका यहाँ से हुआ। कैसा है नवाबों का शहर, कैसा लगता है? क्या कुछ अलग है गाजियाबाद से? क्योंकि लोग गाजियाबाद, नोएडा से हटना नहीं चाहते हैं हाँ, ज़्यादातर हाँ। लोग, या फिर हटते भी हैं तो मुंबई या फिर कोलकाता, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना चाहते हैं। आप लखनऊ कैसे? असल में मेरा जुड़ाव जो है वो तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। तो मुझे सारे शहर अच्छे लगते हैं, सारे ज़िले जितने भी जगह हैं यहाँ पे, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, सारी जगह मुझे पसंद है। बट ये था कि मेरा जो जन्म हुआ वो गाज़ियाबाद में ही हुआ, मैं वहाँ रहा, मेरे पिताजी वहाँ जॉब करते थे, वहीं घर था। और उसके बाद ये था कि यहाँ की लैंग्वेज अच्छी लगती है, और भी कई सारी चीज़ें थी कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभिनय में आना चाहता, तो सबसे पहला था तो यही होता है कि घर छोड़ना पड़ेगा। तो जब अकेले रहा मैं कॉलेज की पढ़ाई के करते समय, तो वो चीज़ मैं सीख गया कि अकेले कैसा रहना होता है। फिर ये भी सीख गया कि किसी भी सिटी में, चाहे वो अब जैसे अगर मैं एक्टिंग फील्ड में आगे जाता हूँ तो मुझे मुंबई में भी सर्वाइव कर सकता हूँ या किसी भी जगह जा सकता हूँ। लेकिन लखनऊ का थोड़ा जो है वो थोड़ा असर अलग ही है अपनापन। कि यहाँ का खाना अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, थोड़ा अपनापन दिखता है, और भाषा अच्छी है, तहजीब दिखती है कि अगर किसी से रास्ता पूछो तो वो ये नहीं कहता इधर से चले जाओ उधर पहुँच जाओगे, वो कहता, वो उसकी कोशिश ही रहती है कि लाओ मैं ही छोड़ाऊँ क्या, इतना अपनापन दिखाते हैं लखनऊ में। और लखनऊ में मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो है लखनऊ की सड़कें। मैंने लखनऊ की सड़कें बहुत घूमी हैं, तो मुझे और लखनऊ में हर जगह मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो गोमती नगर हो, पुराना लखनऊ हो, नया लखनऊ हो, रिवर फ्रंट हो, इमामबाड़ा हो, रूमी गेट दरवाज़ा हो, मैंने बहुत जगह घूमी है, एक्सप्लोर किया है, और सब लखनऊ में सब कुछ अच्छा, मैं किस चीज़ में कमी निकालूँ। अच्छा, जो हमने वीडियो देखा उसमें यूपी का लौंडा पान खाता हुआ दिखाई पड़ता है, और एक अलग ही लुक, एक अलग ही अंदाज। एक बार चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के साथ अपना वो पुराना अंदाज आप शेयर करिए, जिससे आपको नाम, फेम मिला, आपकी पहचान बनी। तो उसमें ये था कि वो असल में एक किरदार था जिसपे ये लिखा गया था कि उसके जो पिताजी हैं वो पनवाड़ी थे, ऐसा कुछ था नहीं। तो और जब वो एंटर करता है इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसे बोलता है कि जैसे मुंह में पान दबाया हुआ है और ऐसे खाता हुआ ही आ रहा है कि आ जाए क्या ऐसे करके वो बोलता है और एंटर करता है। तो जैसे ही वो इंटरव्यू देने जा रहा होता है, तो वो तीनों लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जाओ पहले पान थूक के आओ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं पान नहीं खाया हूँ, मेरे पिताजी जो है पनवाड़ी थे, हमारी पान की दुकान थी, तो वही काम करते थे, खाते रहते थे, तो खाते खाते वो आदत पड़ गई। तो अब बोलते, मतलब खाए भी बिना भी बात करते तो वैसा ही लगता है, तो वो ऐसा था। तो और उसमें एक डायलॉग भी है कि याद दिलाई थोड़ा सा, मैं तो भूल गया हूँ, कोई भी एक डायलॉग कि मतलब ऐसा, हमारे पिताजी जो है पान की दुकान थी उनकी, और पान खाते खाते ऐसे ही, अब नहीं भी खाते तो भी ऐसे बोलते हैं, पान नहीं खाया मैम। तो ये था।
उसमें सत्येंद्र नवाब ने चाय बनाने की रेसिपी भी बताई है। मैम पूछती हैं कि चाय बनाना आता है, खाने में क्या क्या बना लेते हो? तो चूना लगाना भी आता है सत्येंद्र नवाब को बहुत अच्छे से। तो यूपी के लौंडा उसमें चूना लगाने की भी 2 तरीके बताता है, पहला और दूसरा तरीका जानना चाहेंगे? और क्या वाकई वो जो सीन था उसके अलावा क्या वाकई रियल लाइफ में भी यूपी का लौंडा चूना लगाता है लोगों को? नहीं नहीं, वो सिर्फ एक किरदार था, वो जीवन मेरा अलग है, वो कैमरे के लिए था। और वैसे भी बड़ा सादा सिंपल सा इंसान हूँ। और ये जो चाय बनाने की रेसिपी वाली बात है, तो जो मैंने जितना भी स्क्रिप्ट लिखी तो वो अपनी कुछ लाइफ से ही उठाया। वो किस्सा सच में हुआ था कि मैं कॉलेज में क्लास में था, मेरी वर्कशॉप चल रही थी। मैं इंजीनियरिंग में था तो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें, कारपेंट्री और पेंटिंग वगैरह की। तो एक दिन हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, तो सब लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग जो अकेले रहते थे। तो उन्होंने पूछा कि कैसे क्या नाश्ता करते हो, किसी को चाय बनानी आती है, किसी को क्या बनाना आता है। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, हाँ मैम चाय बना लेते हैं। और तो उन्होंने कहा कैसे बनती है चाय बताओ। तो ऐसे ही बताया था मैंने एग्जैक्ट कि पहले भगोना ले लीजिए और फिर उसमें पानी डालिए और उसमें फिर चाय पत्ती डालिए, दूध डालिए, जब तक उसमें पहले खौला जाए तो दूध डाल दीजिए। तो इतने में मैडम बोल दी कि चीनी कब डालोगे। मैंने कहा मैम रुक जाइए, थोड़ा चाय को खोलने तो दीजिए। तो सब लोग हंसने लगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने उठाई अपनी ज़िंदगी से, जो मुझे याद रही, वो उस वीडियो में डाला और वो अच्छा लगा। और चूना लगाने की बात तो ऐसी है कि वो लिख दिया था, जैसे इंटरव्यू होता है उसमें कुछ फ़नी लिखना था, तो उसमें लिख दिया कि चूना हम 2 ही टाइम लगाते हैं। पहला जब पान लगाते हैं तब लगाते हैं, दूसरा पूछते नहीं हैं, बस लगा देते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, 2 भतीजे हैं और मैं हूँ। शादी कब कर रहे हैं? शादी का तो ऐसा है जब कमेंट सेक्शन में भी आप पढ़ते होंगे, लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं। हाँ 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 हाँ। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी का लौंडा है कौन। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं फेस से कि ऐसे जानते हैं, लेकिन सत्येंद्र नवाब हाँ, जैसे हाँ। कि यूपी का लौंडा के नाम से फेमस है। अब ये नहीं जानते हैं लोग कि आखिर ये सत्येंद्र कौन है, यूपी का लौंडा कौन है, या फिर सत्येंद्र सिंह कौन है। कंफ्यूजन है लोगों को, कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे क्या, बात ये है कि मुझे प्यार से आप कुछ भी बोल दीजिए, मुझे सब अच्छा लगता है। वैसे मेरा नाम सत्येंद्र है और घर का नाम मोहित है, तो वैसे घर पे सब लोग मोहित बोलते हैं, मुझे वो भी अच्छा लगता है। अब जो लोग जानते हैं कागज़ों पे जो लिखा हुआ है, सत्येंद्र लिखा हुआ, आधार कार्ड पे जो है। तो बाकी नवाब बोलिए, लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाब भी बोलते हैं, खाने वो में क्या चीज़ है। पसंद करते हैं? खाने में मुझे सबसे ज़्यादा दाल चावल बहुत पसंद है, मतलब सादा सा खाना। बाकी सब्जी रोटी वो तो सब ठीक है, बस सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो दाल चावल, अरहर की दाल और चावल, और उसमें थोड़ा सा घी डल जाए, अचार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वीकेंड की अगर बात की जाए, वीकेंड पे सबके फैमिली में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। हाँ हाँ। आपके फैमिली में क्या कुछ स्पेशल, कैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? बहुत लोग हैं हॉलीडेज में घूमने जाना पसंद करते हैं, शिमला मनाली और पता नहीं कहाँ कहाँ। नवाब साहब को क्या पसंद है, कहाँ पसंद है? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ऐसे कि खुशी तो ठीक है अपनी जगह है कि हर इंसान खुश रहना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करके कहीं भी जाके। तो मैं थोड़ा सुकून पसंद इंसान हूँ, तो मुझे जो सुकून मिलता है वो, मेरा जो फैमिली है गाज़ियाबाद में थी, अभी तो लखनऊ में शिफ्ट भी हो गई है पूरी फैमिली। और मेरा गांव यहीं पर है पास ही में, उन्नाव ज़िला लगता है। वहाँ दादा दादी दादा दादी तो अब नहीं रहे, चाचा चाची ताऊ, ये सब मतलब पूरे एक बड़ा परिवार है। तो और कज़िन्स भी हैं, सिस्टर वगैरह हैं, काफ़ी बड़ा परिवार है। तो मुझे सुकून के लिए जब मुझे छुट्टी मिलती है या वीकेंड पे जैसे आप पूछ रही हैं, तो मैं गांव जाना पसंद करता हूँ। वहाँ पे अपना जीवन बिताता हूँ, अपने जिन लोगों से वक्त नहीं मिलता टाइम स्पेंड करने का, अपनी सिस्टर्स के साथ या भाई लोग के साथ, बड़े छोटे जितने भी हैं या चाचा वगैरह हैं। तो वहाँ मैं, जो खुली हवा है, नदी है, नहर है, गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है, और मुझे वो सब, सकता है कि एक ज़मीनी, अब ज़मीनी जुड़ाव कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मुझे अपनी फैमिली में बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग मौजूद होते हैं। कोई फंक्शन होता है जब पहुंचता हूं, या मुझे छुट्टी मिलती है, मैं तुरंत निकल जाता हूं। मुझे उन सब में, और जो कि जैसे मैं थोड़ी बहुत भी कॉमेडी जानता हूं या करता हूं, लोगों को पसंद आती है, तो मेरे परिवार में भी यही माहौल है। वो सब लोग हंसाते खिलखिलाते ही रहते हैं। और जब मैं पहुंचता हूं तो ये रहता है कि अभी आ गया, तो माहौल बन जाता है कि सब अब लोग अपनी अपनी, किसी की शादी हो गई है, कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं काम करता है, तो कोई फंक्शन हुआ है, छुट्टी मिली, सब लोग पहुँचे, तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चों की तरह खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, सब इन्जॉय करते हैं। और मेरी दादी भी बहुत कहानियाँ सुनाती थी, कॉमेडी करती थी, तो कुछ उनकी भी देन है कि जो मैं कर पाता हूँ, मेरी खून में दौड़ रहा है ये सब,
कि अभिनय कर लेता हूँ या एक्टिंग कर लेता हूँ या कहानी सुना लेता हूँ या कॉमेडी कर लेता हूँ, वो सब मेरे परिवार की देन है या कुछ तो है पूर्वजों का दिया हुआ। अब राजनीति पर आते हैं। राजनीति पर कुछ बातचीत करते हैं। शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक लाइन क्या कहेंगे उनको? एक लाइन के प्रधानमंत्री जी के, देखिए मैं थोड़ा डर के कि बोलूँगा जो भी बोलूँगा, पता नहीं क्यों। और ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करें, ये मैं सलाह दूंगा बस, इस सत्ता के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हो गए, हाँ, हाँ। देश के मुख्यमंत्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे लगता है उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। और चाहे ये यूपी के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो, कुछ कानून इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, सराहे जा रहे हैं। और कुछ मुझे लगता है कुछ नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अभी वो केस चल रहा है, वो जो कोलकाता में हुआ था, बहुत शर्मनाक घटना थी। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो वो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारे लखनऊ के दो लड़कों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी मतलब? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अरे दोनों में से कौन पसंद है? मुझे देखिए, मुझे सारे लोग ही पसंद, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। पसंद ना पसंद, असल में जैसे राजनीति की बात है तो मैं किसी एक का कैसे नाम ले दूं। और मुझे अगर पसंद की बात है तो मुझे भगवान की बनाई हुई हर चीज़ हर चीज़ ही पसंद है, चाहे वो इंसान हो, कोई चीज़ हो, प्रकृति हो। बस बात यह है कि उससे आपका नुकसान ना हो रहा हो और वो आपकी दुख का कारण ना बने, बस ये है। और बाकी सत्ता में तो ये लोग हैं नहीं, तो जो सत्ता में है मैं यही चाहूँगा कि जो भी काम करें अच्छा करें। अच्छा, राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए, राहुल गांधी इस समय जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया देश में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा वाले माने या ना माने। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ऐसी है, देखिए आपको कोई भी कानून लागू कर रहा है जिसकी भी आप मांग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जाति जनगणना को लेकर हो या कोई भी, तो उसके लिए पहले आपको सत्ता में आना पड़ेगा। बाकी तो आप दूसरों से यही कह सकते हैं ना कि ये कानून लाना चाहिए या ये हटाना चाहिए, तो आप पूरी कोशिश करिए। और अगर अपनी ये जो मांगे हैं वो पूरी करनी है तो सत्ता में आइए, आपका अधिकार है। बाकी जनता जो चाहती है, जनता के समर्थन में जो अच्छा हो वो करिए आप। अच्छा, तमाम सारे नेता हैं जो अभिनेता से नेता बने हैं। नाम ले तो भोजपुरी में भी तमाम सारे हैं, बॉलीवुड में भी हैं, साउथ में भी हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। सत्येंद्र नवाब की कोई तैयारी ऐसी, कोई ऐसा सोच कि नहीं भाई, जहाँ नाम फेम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, कुछ साल बाद हम भी राजनीति में आएंगे, हम भी नेता बनेंगे, और अगर आप मुख्यमंत्री होते या प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं अब क्योंकि मैं हूँ नहीं तो शायद मैं वो नहीं बता पाऊँगा कि मैं क्या डिसीजंस लेता, और अभी मैं उस लेवल पे पहुँचा नहीं हूँ। हाँ, ये है कि राजनीति में कोई छोटा मोटा कुछ मिलेगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए और आना छोटा-मोटा मतलब कुछ तो होगा, कुछ जनता तो के हित होगा। के लिए कोई भी आप मुझे पद दिया जाए तो मैं पूरी तरह से उसको निभाऊंगा, चाहे वो विधायक का हो, प्रधान का हो, बीडीओ का हो, या मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो सांसद को लेके हो, कोई भी पद मिले। नेताओं को सुना जाता है और देखा जाता है कि जब शुरुआत करते हैं राजनीति में अपने जर्नी की, तो कहते हैं अभी तो हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, अभी हम सीखेंगे तब आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन माहौल आता है, चुनाव का समय आता है, पता चलता है भाई ये तो सांसद ही लड़ रहे हैं, ये विधायक ही लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी आगे चलकर इसी तरीके से कुछ राजनीति में रुख करने वाले हैं और जो है बातों को गोल गोल घुमा कर बता रहे हैं, या कुछ ऐसा? बातों को गोल गोल घुमाना तो नहीं, लेकिन जो मैं जितना जानता हूँ, मानता हूँ कि अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को कॉमेडी लगती है, और मेरा ये मानना है कि जब झूठ बोलो तो लोगों को लगता है राजनीति कर रहा है। और दोनों ही मामलों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि नेता हो या अभिनेता, जो जितना झूठ बोल पा रहा है या झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही ऊपर है। और बाकी जो जनता के हित के लिए अगर मुझे नेता पद मिले तो मैं बातों को गोल गोल ना घुमा के उनके हित में ही जो भी कार्य मुझसे संभव हो सकता है वो करूँगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी क्या राय है? आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं, हत्या, आत्महत्या, तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपकी क्या राय है इस पर? वही मैंने कहा ना कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ नियम सरकार बना रही है
और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, तो उसके लिए कुछ सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि ताकि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि रोज़ हो रही हैं या आए दिन होती रहती, सुनने में आती है और एक से एक बढ़ के दर्दनाक घटना होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि ताकि ये कम ना हो बल्कि ख़त्म हो जाए। महिलाओं को आज़ादी की तरह उस तरह से रोड पे चलने में कोई डर ना लगे, वो अकेले भी जा सकें। अब जैसे मान लीजिए किसी की बहन है या बेटी है, वो कॉलेज या स्कूल पढ़ने जाती है, तो ये डर रहता है कि वो रास्ते में वापस आएगी अकेले, तो कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो उसका भाई लेने जा रहा है, पिता लेने जा रहा है, तो वो डर तो थोड़ा कम हो या ख़त्म हो। तो ये बात है कि कुछ सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी। सतिन नवाब इसको कैसे देखते हैं? बेरोज़गारी पे ये है कि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और सोशल मीडिया भी बहुत बढ़ चुका है। तो जिस बेरोज़गारी जैसे जैसे बढ़ रही, तो उसमें जो है जनसंख्या बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, कि वैकेंसीज़ कम है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, और अलग अलग चीज़ें जो हैं क्रांति में हैं। तो अपने टैलेंट को समझिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं किस कार्य के लिए बना हूँ, तो थोड़ा शायद आसान हो सकता है रोज़गार के लिए। और अगर मैं सिर्फ पैसे कमाने की बात करूँ, तो अगर हम ऐसे सोचने के लेवल पे भी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, अच्छे अच्छे तरीके हैं। और हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो वो ना सोच करके आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर दिया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूं। और मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप करिए, और अगर कुछ करते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा देर सवेर। कभी असफलता मिलेगी, कभी सफलता मिलेगी, फिर असफलता मिलेगी, फिर गिरेंगे उठेंगे। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी आप इस चीज़ में मत ध्यान दीजिए कि ये इसकी वजह से ये हो जाएगा या लोग ऐसा कहेंगे। आपको अच्छा लगता है आप करिए, पैसा कमाइए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही को अपना परिवार पालना है, अपना जीवन यापन करना है। आपकी यात्रा अलग है, अपनी अकेले है, लोग तो जज करते रहेंगे। अच्छा, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च किया, पता चला है कि आप कहानी भी लिखते हैं, कहाँ शायरी भी लिखते हैं, आपके पोएम्स की भी कुछ चैनल्स हैं, आपने बनाया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चाहूँगी कि 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। शायरी में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो होता है ना कि जब घड़े में आप पानी भरते रहिए तो वो जब भर जाता है तो छलकने लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरा घड़ा पूरा भरा नहीं है बट फिर भी मैं छलकाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो ऐसे ही जो ज़बरदस्ती छलका रहा हूँ, उसमें से कुछ लाइनें बाहर आ जाती हैं कभी कभी, तो वही मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, या यूट्यूब पे मैंने एक डाली हुई है पोयम, गज़ल है, जिसकी ये टाइटल लाइन है कि मोहब्बत तो अधूरी रह गई मेरी, ये कहानी मैं पूरी लिखूँगा। कि तू जिस मोड़ पर कल मुझे अकेला छोड़ कर गई थी, कि तू जिस मोड़ पर मुझे अकेला छोड़ कर गई थी, कल भी मैं तुझे उसी मोड़ पर खड़ा मिलूँगा। मोहब्बत भले ही अधूरी रह गई मेरी, मगर ये कहानी मैं पूरी लिखूँगा। तू इस बात से मत घबराना कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तो इस बात से मत घबराना कि लोग तुझे गलत समझेंगे। मैं किरदार तो लिखूँगा मगर तेरा नाम नहीं लिखूँगा। तो कुछ ऐसा ही है। अब अच्छा है या खराब जो भी है। ये किसकी आपने अपनी स्टोरी बताने की कोशिश की है इसमें, या किसी जानने वाले, किसी दोस्त यार की इसमें कहानी आपने बताने की कोशिश करी? क्योंकि कहा जाता है ना कि जब इंसान को प्यार होता है तो उसे वो महसूस करता है, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो उस दुख को वो बर्दाश्त करता है, और उस चीज़ को उस दुख को वो महसूस करता है, तो वो उसकी जुबान पर आ जाता है, तो वो किताबों में लिख देता है, लेखक होता है। तो अक्सर लेखकों को ये देखने को मिलता है कि वो अपनी जो कहानी होती है या आसपास का उनका जो सराउंडिंग एरिया में जो चल रहा होता है, वो उस चीज़ को जो है नोट कर लेते हैं। सत्येंद्र नवाब ने जो इस कहानी, जो इस गज़ल को लिखा है, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ लिखा है, किसी और की लाइफ से, या आसपास में कहीं देख करके लगा कि नहीं भाई ये आज जा रहा है, ये दुखी आदमी है और इसका कंटेंट आज इसके ऊपर ये लाइन लिख ही देना चाहिए? असल में जो भी राइटर होता है, जो कुछ भी लिखता है, वो जाहिर सी बात है कुछ तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और कुछ रिलेट करवाने के लिए लिखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग समझ सकें।
तो जब वो कोई राइटर या अपनी शायरी लिखता है या बोल रहा होता, सुना रहा होता, वो असल में महसूस कर रहा होता है। बाकी लोग बस सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि इसकी पर्सनल लाइफ का है या ये कहाँ से लिखा है इसने। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ दर्द है और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा, समझा सीखा समझा, कहीं से उठाया कहीं लगा दिया, तो ऐसा ही है। कभी प्यार हुआ? अभी भी है। अभी भी? स्कूल लाइफ वाला, कॉलेज लाइफ वाला, या फिर? अब जब भी हुआ वो तो मैं क्लियर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि हुआ था और वो एक एहसास होता है, वो हमेशा रहता है। वो शायद अब मौत के बाद ही जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता, जितना मैं प्यार को समझा हूँ। प्यार को लेकर के मेरा जो मानना है वो इतना सा है कि वो रूहों का मामला है, कि आपकी रूहों के, दो रूहों के बीच में कितनी दूरी है, कितनी कम से कम दूरी है। और ये किसी फॉरेन राइटर ने भी कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सोल्स इज़ लव। तो मैंने भी यही ऑब्ज़र्व किया है, और चाहे वो माता पिता हों या किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, या किसी, जैसे कि आप कह रहे हैं, किसी इंसान से और किसी चीज़ से, तो ये ऐसा है कि ये एक एहसास है जो कि कभी मरता नहीं, ख़त्म नहीं होता। और ये वो नशा है कि जैसा कि लोग कहते कि इसका सुर हमेशा रहता है और इसमें मज़ा है, अच्छा है, जो भी है ये अच्छा है। यूपी के लौंडे को ये नशा चढ़ा है। मैंने कहा ना कि हाँ ये ठीक है, जो भी है, अब इसको प्यार नाम दे दीजिए, जो भी है बस है और अच्छा है। और ये तब भी था जब हुआ था, और उनके जाने के बाद भी है और हमेशा रहेगा। वन साइडेड रह गया? नहीं 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 नहीं, ये तो किस्मत थी मेरी कि वन साइडेड नहीं था। वन साइडेड नहीं था। अच्छा, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया के थ्रू सोचते हैं कि हम वायरल हो जाएंगे, हमें मूवी मिल जाएगी, हमें एल्बम्स मिल जाएंगे और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत प्लेटफॉर्म को पकड़ लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। आप भी एक युवा हैं, क्या संदेश देंगे? किस तरीके से युवाओं को सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं रास्ता भी भटक जाता है, क्या संदेश देंगे? जो मेरा मैसेज है बड़ा क्लियर सा है कि जैसे कि जो भी लोग कला के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो अभिनेता बनना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, तो उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर स्टेज पर परफॉर्म करना होता था। उनको एक स्टेज चाहिए होता था, प्लेटफॉर्म चाहिए होता जहाँ वो परफॉर्म कर सकें, अपनी बात को, अपनी कला को लोगों तक पहुँचा सकें। उसके लिए उनको मुंबई जाना होता था, या फिर मुंबई से कुछ लोग ऑडिशन करने आते थे, उसके बाद उनका चयन होता था, फिर वो अपना जो भी प्रतिभा दिखा पाएँ, उसके बाद में उनको चर्चा मिलती थी और जो भी अपना पैसे वैसे कमा पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने उसको बहुत आसान कर दिया, तो आपको बहुत कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम रील की बात कर लें, आप बस आपका जो भी टैलेंट है उसको करिए, रील्स में दिखाइए, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालिए और लोगों घर घर में पहुंचाइए, बाकी आपकी प्रतिभा। लेकिन ये तो बात हो गई कि जो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो अभिनय करना चाहते हैं, जो सिंगिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, ये हो गई एक बात। एक वो बात हो गई कि इसमें कुछ भी डाला जा रहा है और इसका कोई एल्गोरिथम नहीं है कि मुझे क्या पसंद करना है तो मैं वही आए। मैं अगर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ भी आ जाता है, और इतना 30-30 सेकंड की रील या फिर 15 सेकंड की रील या फिर 1-1 मिनट की हो गई, तो उससे क्या हो गया है कि जो हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो बड़ा कम सा हो गया है कि अब कुछ बड़ी वीडियोस देखने का मन नहीं होता है। तो ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है कि जैसे कि किताबें पढ़ते थे लोग पहले और न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कोई भी चीज़ पढ़ते थे, पढ़ कर के सीखते थे। अब क्या है कि पढ़ना कम हो गया थोड़ा और देखना ज़्यादा हो गया, तो वो बड़ा नुकसान करता है कि मानसिक स्थिति पे बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है कि आप विजुअल नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो दिखाया जा रहा है वो आपने देख लिया। किताबें पढ़ने से आप विजुअल करते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि पढ़िए, ज़्यादा बुक्स पढ़िए, वो सब भी करिए, अपना टैलेंट दिखाइए, आप वीडियोज़ डालते हैं डालिए, लेकिन उसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा असर मत डालिए कि उससे आपको नुकसान पहुँचे और आपको उससे दिक्कत हो। आपका एक पॉडकास्ट चैनल, हाँ शुरुआत की है आपने नई, इससे पहले भी आपका चैनल था।
क्या क्या है आपके चैनल पर, क्या क्या करने वाले हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है हाँ यूपी हाँ, के लौंडे का? क्या क्या कुछ रहेगा? बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं कॉमेडी भी करता हूँ और कहानियाँ भी सुनाता हूँ। मेरा अपना चैनल भी था, थिएटर भी करता हूँ। वो सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं क्योंकि वही आर्ट फॉर्म है, अभिनय, स्टोरी टेलिंग। सबसे मतलब जो भी कुल मिला के होता है वो स्टोरी टेलिंग है कि आप कहानी ही सुना रहे हैं एंड ऑफ द डे, कि मतलब कुछ भी करके। और पॉडकास्ट का ये है कि बहुत चर्चा में था और मेरा ही मन था कि कला के क्षेत्र में, मतलब जैसे कि ये तो ठीक है कि आप अभिनय करते हैं या रील वील बनाते हैं, वो मैं भी बनाता हूँ। तो उसमें क्या है कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है लोगों की और मेरी खुद की, तो उसके लिए बात होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट एक बातचीत का चैनल है वो। सत्येंद्र नवाब मेरे नाम से ही चैनल है और अभी उसमें हिमांशु बाजपेयी दादा जो लखनऊ के दास्तान गो स्टोरी टेलर हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की है। और दूसरा एपिसोड उसका जो पंचायत सीज़न 3 के बम बहादुर का जिन्होंने करेक्टर किया, अमित मौर्य जी, वो मेरे सीनियर भी हैं और उनके साथ मैंने बातचीत की है। वो भी अभी जल्दी आने वाला है, रिलीज़ होने वाला है। और उसके साथ जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि किया नहीं है, बट यह है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत, और उसमें मेरी भी शख्सियत निकल के आएगी और लोगों की भी, वो की पर्सनल लाइफ उनकी कैसी है। आपने तो कैमरे पे देख लिया जो है, लेकिन उनके विचार क्या हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपने कोई टॉपिक बोला, मैंने अपने विचार उसमें रखे, तो आपको पर्सनल लाइफ से और उस इंसान से, उस किरदार से जो रियल लाइफ में जी रहा है, उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस होता है कि ये इंसान है। तो आप फर्दर उसकी फिल्म देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, उसका यूट्यूब चैनल देखेंगे, यानी रियल लाइफ उसको और पसंद। रियल लाइफ दोनों में परिवर्तन है, दोनों में बिल्कुल काफी बिल्कुल। अलग अलग देखने को मिलता है और उसको कहीं ना कहीं आप अपना दिखाने की हाँ कोशिश कर हाँ रहे हैं। हाँ। अभिनेताओं की बात करें, किसको पसंद करते अभिनेता मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं कि जो जिससे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, कि पंकज त्रिपाठी साहब हैं, मनोज वाजपेयी साहब हैं और अनुपम खेर साहब हैं, जो भी थिएटर के बड़े बड़े दिग्गज हैं और अभी भी अपनी वेब सीरीज़ से दिलों पे राज कर रहे हैं। और मुझे एक एक्टर है वो रणबीर कपूर भी बहुत पसंद है, राजकुमार राव पसंद हैं। तो ये जितने भी नए कलाकार हैं जो एक्टिंग को उन्होंने ऐसा मतलब बना दिया है कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग चल रही है, कि इंसान अभिनय कर रहा है। जैसे पंकज त्रिपाठी साहब जो कैमरे पे करते हैं, तो हम उनसे बिल्कुल जुड़ जाते हैं कि तो हमारे आपस के बीच की बात हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि कैमरा लगा था और सीन हो रहा है। तो वो ऐसे लोग जो अभिनय को बिल्कुल अभिनय रहने ही नहीं देते, चाहे जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, तो ऐसे लोग बड़ा इंस्पायर करते हैं अभिनय के लिए कि ऐसा अभिनय करना है। हैं? एक्ट्रेस कौन पसंद है? एक्ट्रेस तो अम, सारी ही पसंद है। कैटरीना कैफ? हाँ, कैटरीना कैफ पसंद है, विक्की कौशल पसंद है, और एक नाम है अभी याद आ रहा था फिर भूल गया, तब्बू जी मुझे बहुत पसंद है एक्ट्रेस में। आलिया भट्ट पसंद है क्योंकि उनका जो अभिनय का तरीका वो बहुत अच्छा है। अच्छा, साउथ फिल्मों की अगर बात की जाए, साउथ में कौन पसंद है? साउथ फिल्में असल में बहुत कम देखता हूँ, और जो थिएटर्स में अभी इन दिनों चर्चा में रही, जैसे बाहुबली है और RRR है, RRR, और जो इस धनुष मुझे पसंद है साउथ में। प्रभास की एक फ़िल्म आई थी अभी कल की। तो मतलब मुझे साउथ की फिल्में मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखी हैं, बट जो मेन है जो चर्चा में रहती हैं वो मैंने देखी हैं। मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा लगाव है क्या। भोजपुरी और बॉलीवुड का अब कॉम्बिनेशन स्त्री 2 में देखने को हाँ मिला। हाँ क्या लग रहा है, भोजपुरी हमारा ग्रोथ कर रहा है? यूपी बिहार ग्रोथ कर रहा है? हाँ, वो हमारे देश का ही हिस्सा है, मैं तो चाहता हूँ कि वो ग्रो करे। और अब उसका पवन सिंह जी का गाना भी आया है उसमें स्त्री 2 में, तो कोई तो बात होगी कि उनको लिया गया, और मतलब इंसान में बात होती है ना, इंटरनेशनल तक वो गाना चलता है, जिला टॉप लागेलू। तो वो बात तो है, और मैं चाहता हूँ कि सब ग्रो करें, अच्छा काम करें। अच्छा, पवन सिंह कैसे लगते हैं आपको? पवन सिंह, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो असल में मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो भोजपुरी का जो क्रेज़ है वो उधर बहुत कम है, या शायद जब मैं उधर रहता था प्रॉपर, अभी का तो नहीं कह सकता, तब तो बहुत कम था कि गाने तो चलते थे, लेकिन वो किसने गाया है या और हम छोटे भी थे तब, तो ये हमें नहीं पता था। और हमारे उधर हरियाणवी, गढ़वाली, पंजाबी और बॉलीवुड ये सब ज़्यादा चलता है। तो जब मैं इधर यूपी के पूर्वांचल टच में आया, यानी कि अभी हम मध्यांचल में, लखनऊ में, तब मुझे पता चला कि इधर बॉलीवुड का क्रेज़ ज़्यादा है, उसका भोजपुरी का क्रेज़ ज़्यादा है। तो मैं उस क्या बोलते कल्चर को भी समझ पाया कि हाँ इस तरह के गाने हैं, और कुछ अच्छे भी गाने हैं, मतलब
वो जैसे कि भक्ति सॉन्ग जो होते हैं, हम लोग उधर जब थे तो मनोज तिवारी के गाने बहुत सुनते थे, उन्होंने कुछ भक्ति गाने भी बनाए हैं। जैसे मेरे मम्मी वगैरह तो उनका सुनती थी भक्ति सॉन्ग्स, और कुछ और भी वहाँ के कलाकार हैं जो गाने वाने गाते हैं भक्ति में, तो वो चलते थे। यहाँ आके पता चला कि यहाँ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और जो निरहुआ जी, ये सब के बारे में यहाँ आके पता चला था मुझे। तो हाँ, ये है कि ये लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छे इंसान भी हैं। जैसे कि निरहुआ जी की मैं बात करूँ, जो सांसद जी हैं, तो अच्छे लोग हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब एक भोजपुरी का कलाकार उसमें बॉलीवुड में जाएगा तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा कि वो वहाँ जाके अपना कला दिखाएगा। वो भी तो एक अभिनेता है, या फिर है तो आर्टिस्ट ही ना। यूपी के लौंडे की अगर बात की जाए, यूपी के लौंडा अगर फिल्म से अपॉर्चुनिटी आती है, हाँ, हाँ। किसी कोई बड़े बजट की फिल्म है, बॉलीवुड से, भोजपुरी से, साउथ से, किसी से भी, हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी आती है, किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? किस ये तो कुछ और ही घूम गया कि किसके साथ करेंगे। मैं अच्छा किरदार करना चाहता हूँ, मतलब आइडल कोई तो होता है, कोई ऐसा होता है कि नहीं भाई इसके साथ, जैसे मुझे, मैं अपनी पसंद की बात करूँ, मुझे वरुण धवन पसंद है, टाइगर श्रॉफ पसंद है। अच्छा। अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं तो उनके साथ जाना चाहूंगी। तो आपका क्या? मैं हर उस कलाकार के साथ काम करूँगा जो मुझे मतलब जिनके साथ मैं थोड़ा कंफर्ट फील करूँ। और थोड़ा वो होता है ना कि कोई बड़ा कलाकार मेरे सामने शाहरुख खान साहब आ गए या अमिताभ बच्चन साहब आ गए तो मैं थोड़ा हेजिटेट करूँगा। हालांकि इनके साथ मुझे काम मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। ये ऐसे लोग हैं कि कोई नए कलाकार भी इनके साथ काम करे तो उसको ऐसा नहीं महसूस होने देते कि आप थोड़ा हेजिटेशन महसूस करें। तो हर उन इंसान के साथ मैं काम करूँगा जो ऐसा फील होने दे, और वैसे सब ऐसे ही फील होने देते हैं। तो मैं अगर नाम लेने की बात है तो मनोज बाजपेयी साहब, पंकज त्रिपाठी साहब, और जितने भी मैंने कलाकार बताए कि जो मुझे पसंद हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हुए या राजकुमार राव हुए, आयुष्मान खुराना साहब हुए, तो मैं इनके साथ बहुत मज़ा आ जाएगा काम करके। कि बिग बॉस से अपॉर्चुनिटी आई तो जाएंगे? ये इस सवाल को सवाल ही रहने दीजिए, इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। देखते हैं कि नहीं बिग बॉस? बिग बॉस रील्स देखता हूँ तो रील्स में जो भी आ जाता है वो देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा इस बार का जो बिग बॉस था OTT, अनिल कुमार होस्ट कर रहे थे। हाँ, शिवानी कुमारी गई थी यहाँ हाँ। काफी नाम फेम मिला। कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना कि सब ये तो यूपी से भी हैं, आई थिंक कानपुर से हैं ये शिवानी जी। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली का हो इंसान है, जो इतना स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अगर उसको कुछ चर्चा मिल रही है, फेम मिल रहा है, या अपने दम पर वो कहीं पर पहुंच पा रहा है बॉलीवुड में, अपना मतलब जो भी छोटे स्तर पे या फिर कैसे भी वहाँ तक जा करके अपना पहचान मुंबई में जाके बना पा रहा है, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ रहा है किसी भी तरीके से, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। देहाती हैं शिवानी कुमारी, देहाती हैं, और जो है काफी ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे, लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन ट्रोल करने वाले उन्हें ट्रोल भी कर रहे थे, कह रहे थे अरे ये तो देहाती है, इसे हिंदी बोलना नहीं आता है, और तमाम सारी चीजें। कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं यूपी बिहार का नाम जुड़ा हुआ है इन चीजों से, और यूपी से कोई शख्सियत जाता है और उसे जाकर ट्रोल करते हैं लोग, और चीजें देखने को मिलती हैं। कैसे देखते हैं? मुझे तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि एक तो शिवानी कुमारी जी वहाँ गई, या कोई भी आर्टिस्ट यहाँ से मुंबई जाए या बिग बॉस में जाए या किसी फिल्म में काम करे, बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। दूसरी चीज़ की जो जज करने की बात है, उस पर मेरा ये कहना है कि चाहे कोई भी इंसान हो, आप हैं, मैं हूँ, और जो हमसे जुड़े दोस्त यार हैं, जैसे कि कैमरा मैन जो भैया चला रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियाँ हैं ऑलरेडी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने दोस्तों को बता देते हैं, कुछ नहीं भी शेयर कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो दूसरा, हम किसी को जज करके, एक तो पहले हमें ये हक नहीं है हम किसी को जज करें, वो तब तक जब वो आपके दुख का कारण नहीं बन रहा है तो क्यों जज करना। तो जज ना करें, और आप जज करके किसी की परेशानियाँ क्यों बढ़ाना, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी परेशानियों से परेशान है। तो हमें ये करना चाहिए कि दूसरे की लाइफ को आसान बनाए ना। वो ये बहुत बड़ी बात है कि वो कानपुर से निकल के मुंबई माया नगरी में बिग बॉस के उसमें जाके काम की, ये तो मतलब आप नहीं कर पा रहे तो आप जज कर रहे हैं। तो हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को, और किसी की कामयाबी खुश होइए आप, और अगर आपको नहीं पसंद कोई शख्स तो मत देखिए उसको। जाते जाते हमारे चैनल के दर्शकों के लिए कुछ संदेश। ये आकांक्षा जी हैं, इनके चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर हैं, इनकी न्यूज़ को सुना करिए। ये आई थिंक 1 मिनट में बहुत सारी न्यूज़ बोल देती हैं, बहुत तेज़ तर्रार हैं और
इस बातचीत को आप देखिएगा और कैसे इन्होंने सवाल किए, कैसे मैंने जवाब दिए, पसंद किया, वो आप देखिएगा। और क्या क्या आपको पसंद किया, कुछ अपने ओपिनियन से जो आपको लगे कि ये कमेंट करना चाहिए कि ये सवाल था या ये पूछ सकते थे, ये जवाब दे सकते थे, तो कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम सुधार कर सकें अपने आप में और इस चैनल में भी। और ये बहुत अच्छा चैनल है और आकांक्षा जी जो हैं बहुत अच्छी एंकर हैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे हमारे साथ यूपी के लौंडे के नाम से जाने वाले सत्येंद्र सिंह, जिन्हें सत्येंद्र नवाब के नाम से भी जाना जाता है, और लखनऊ में इन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। अब ऐसे ही तमाम शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।